हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत, स्किनर के, बंडूरा के और भी वैज्ञानिक के सिद्धांत हैं जो हम लोग आज फ्रेंड्स पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आपका इसमें से जरूर हर जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास फ्रेंड सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन की ईल थॉर्नडाइक। ईल थॉर्नडाइक का जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो सिद्धांत दिया था त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका होता है इंग्लिश टेरियल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, यानी कि त्रुटि का एवं प्रयास का सिद्धांत। तो जो फ्रेंड्स इन्हें एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था आपका बिल्ली पर। देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे ईल थॉर्नडाइक, ठीक है, जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स ये आपके जो है थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना यानी स्टिमुलस को बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। प्रयोग, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली, ठीक है, भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी हुई मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा था होता जिस पर पैर पड़ने पर खुल जाता है। बिल्ली भूखे के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर जो है कि लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी मृत मछली तक पहुंच जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इनके कहने का तात्पर्य ये था कि प्रयास का सिद्धांत इस प्रकार से समझाए, किसके ऊपर, तो बिल्ली के ऊपर इन्होंने समझाया थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में और भी हम लोग जान लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे यानी सीख जाएंगे। ठीक है, तो उनके कहने का तात्पर्य त्रुटि एवं प्रयास से यह है कि जब भी हम कोई गलतियां करते हैं उसके बाद हम धीरे धीरे कुछ सीख जाते हैं। तो उस प्रकार से ही इन्होंने दो नियम दिए। एक नियम दिया फ्रेंड्स आपके थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम जिसे कहते हैं, और दूसरा एक जो नियम दिया उसको कहते हैं हम लोग गौण नियम। ठीक है, तो दो नियम दिए, देखते हैं इसके बारे में हम नियम के बारे में। तो फ्रेंड्स इसने जो प्रथम नियम दिया वो दिया था आपका अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो अभ्यास का जो नियम बताता है कि यह नियम आपको बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। उनका पहला नियम बताता है कि हम जितना अधिक काम को जो है कि अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जो है कि क्या करेंगे, सीखेंगे। दूसरा आपका जो अगला नियम दिया वो तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडिनिंग रेडीनेस। ठीक है, इसमें दिया बताता है कि यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना अधिक तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये तत्परता का नियम हो गया। जितना हम ज़्यादा तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी काम को क्या करेंगे, सीख जाएंगे। अगला आपका जो दिया प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता तो थॉर्नडाइक ने इस नियम को पुरस्कार एवं दंड को महत्व दिया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आसानी से अगर संतोषजनक यानी कि अपने से नहीं सीखता है तो उसको दंड और पुरस्कार के माध्यम से उन्होंने सीखने का आपका अगला नियम बताया। ठीक है, कि उनको पुरस्कार और दंड देकर जो है कि सिखाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो थॉर्नडाइक ने इस प्रकार से आपका प्रभाव का नियम दिया। तो आपका हो गया पहला नियम। अब हमारा हो गया दूसरा नंबर गौण का नियम। ठीक है, तो गौण का नियम है फ्रेंड्स आपका पहला नंबर आपका दिया कि बहु प्रक्रिया का नियम, लॉ ऑफ
मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, इस नियम में के अनुसार जो है कि हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं करते हैं एवं प्रयास करते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो अनेक क्रियाएं करते हैं और प्रयास करते हैं, तथा उसके बाद उस कार्य को हम करने की सही विधि क्या हो जाती है कि मालूम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो उन्होंने इस प्रकार से बहु प्रक्रिया का नियम इस प्रकार से दिया कि जब भी हम नया कोई काम सीखते हैं तो प्रत्येक प्रक्रिया करते हैं और प्रयास करते हैं, उसके बाद हम उस कार्य की करने की विधि क्या हो जाती है मालूम हो जाती है। तो इन्होंने इस नियम को बहु प्रक्रिया का नियम कहा। अगला नियम जो हमारा गौण नियम में दिया दूसरा नंबर, वो दिया हमारा आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टियल एक्शन। ठीक है, आंशिक नियम जो दिया उसमें कहा कि इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। आंशिक नियम में इन्होंने ये कहा कि जब हम अपनी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके, यानी कि जो बड़ा भाग है उसके टुकड़ों टुकड़े यानी कि छोटे छोटे करके अगर हम सीखते हैं तो शीघ्र और सरल हो जाता है। दूसरा नियम इन्होंने ये दिया। ठीक है, तीसरा नियम फ्रेंड्स ये दिया कि आत्मसातीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान यानी पुराने के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई पुरानी भाषा सीखे हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हमको नई भाषा सीखनी है। ठीक है, तो पुराने भाषा और फिर नया भाषा पुराने माध्यम के साथ से सीखे तो उसे हम लोग कहेंगे कि हमारा जो है कि ये आपका आत्मसातीकरण हो गया। ठीक है, इसका आपका चौथा नियम जो दिया फ्रेंड, मनोवृत्ति यानी अभिवृत्ति का नियम यानी लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। इसमें आपका भी बताता है ये नियम कि यह नियम बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पोजीशन यानी आवृत्ति होगी उतना ही उस काम को सीखेंगे। अगर आवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। यानी इसमें फ्रेंड्स इसमें बात करता है मनोवृत्ति अभिवृत्ति यानी कि उसकी चॉइस के बारे में। ठीक है, कि आपकी जितनी भी चॉइस होगी उतना ही ज़्यादा जो है कि आप काम को सीखेंगे। अगर आपकी चॉइस नहीं होगी तो आप काम को कम सीखेंगे। ठीक है, यानी आपके ऊपर कोई आप जैसे कि सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, और आपको ज़बरदस्ती कोई आपको है कि उस काम को करवा रहा है तो आप उस काम को नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है कि उस काम की तरफ आपकी जो है कि चॉइस नहीं होगी, बल्कि आप ज़बरदस्ती कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप अपने मन से करते हैं तो उसमें आपकी मनोवृत्ति यानी अभिवृत्ति आपकी ज़्यादा होगी। तो इस नियम को मनोवृत्ति का नियम यानी अभिवृत्ति का नियम दिया। थॉर्नडाइक ने पांचवा नियम जो दिया आपका सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना, यानी पहले जो कार्य किए थे उस कार्य को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार से करना। इस नियम को हमारा कहा गया सहचर्य का नियम। ठीक है, नियम में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो पहले होगा और फिर उसके बाद अन्य परिस्थितियों में भी उसी के नियम को का सहारा लिया जाएगा। अगला फ्रेंड्स हमारा इरर के बारे में बताया हमारा, यानी त्रुटि के बारे में। इसमें कहा कि बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट होता है, यानी बच्चों के सीखने का एक भाग होता है आपका इरर। ठीक है, गलती जो होता है बच्चों के सीखने का एक भाग होता है। अगला उन्होंने बताया फ्रेंड्स कि ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का कार्य करती है, यानी कि जो आपकी गलतियां हैं वो बच्चों के सोचने और समझने में एक क्या करती है, रिसोर्स का काम एक साधन के रूप में कार्य करती है। और फिर उसके बाद यह कहा कि स्टूडेंट की एरर जो है संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थॉर्नडाइक के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत।
ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा जो थे कहाँ के निवासी थे, तो ये थे कर्नाटक के निवासी, और उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था फ्रेंड। इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखा जाता है, समाज की मान्य व्यवहारों को अपनाया जाता है तथा अमान्य को नकारा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे सही जो व्यवहार है उनको सीखा जाएगा, और जो गलत जो व्यवहार है यानी अमान्य जो व्यवहार है उनको हमको क्या करना है कि नकारा जाएगा। इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत में, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में यही कहा कि जो समाज में जो मान्य व्यवहार है उसको अपनाया जाएगा, और जो अमान्य व्यवहार है उनको नकारा जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत में आगे भी हम लोग देखते हैं क्या कहा। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को और किस किन के नामों से जाना जाता है फ्रेंड, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसको कहा जाता है हम लोग अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, अनुकरण अनुकरण करना भी कहते हैं, यानी इमिटेशन सिद्धांत, और हम लोग कहते हैं मॉडलिंग सिद्धांत। ठीक है, तो इतना हम लोग कहते हैं। पहला आपका हो गया अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, अनुकरण करना यानी इमिटेशन सिद्धांत, और हम लोग कहेंगे मॉडलिंग सिद्धांत, और एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो हम लोग इसमें हो गया हमारा 4 नामों से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे हुआ, इसका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने बेबी डॉल पर अपना प्रयोग किया। किस प्रकार से प्रयोग किया कि इसमें जो है कि बच्चों को 3 फिल्में दिखाएं। कौन कौन फिल्में दिखाई, एक प्यार, दूसरा समाज, और तीसरा और हिंसा के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम लोग यही आपका इतना ही तक आपका अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत दिया था, और भी थोड़ा सा आगे है उसको देख लेते हैं। तो बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग क्या होती है, तो अटेंशन यानी कि अवधारणा, अवधान धारण, इसको मिटा देंगे फिर, अवधान होता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है धारण, तीसरा रिटेंशन, तीसरा आपका होता है रिप्रोडक्शन यानी पूर्ण उत्पादन, चौथा आपका होता है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ठीक है, यानी बंडूरा के अकॉर्डिंग जो होती है कि स्टेज लर्निंग यानी सीखने की जो स्टेज होती है वो 4 होती है। एक होता है अवधान, फिर दूसरा धारणा, धारण, और फिर पुनरुत्पादन, फिर उसके बाद अभिप्रेरणा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि बंडूरा के अकॉर्डिंग कितने आपके स्टेज होते हैं, तो 4 होते हैं, अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। ठीक है, अगला फ्रेंड्स हमारा हो गया वैज्ञानिक पार्लो सिद्धांत। पार्लो सिद्धांत ने, इनके सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, देखिए ये जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे आईवी पार्लो जो थे एक रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला गया। कब नोबेल पुरस्कार मिला, तो 1904 में। ठीक है, जो पार्ल थे वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, और उनका जो एक नोबेल पुरस्कार मिला गया था उनको 1904 में मिला। इनके अनुसार किसी योजना यानी पैरेलल अगर कोई सिंगल निर्धारित कर दी तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा, जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था, जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। ठीक है, अगला फ्रेंड्स हमारा जो पार्लो ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग किया हमारे कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते पर किस प्रकार से प्रयोग किया इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें यह क्या है कि पार्लो ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी
तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ने का काम घंटी कर रही। इसी तरह कुत्ते के घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा आपके पार्लो के प्रयोग। ठीक है, कि प्रयोग किस प्रकार कुत्ते पर किया। ठीक है, उस प्रकार से उस नियम को किस प्रकार से समझाया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसने बताया उद्दीपन सामान्यीकरण। इसमें उद्दीपन सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, यानी स्टिमुलस जर्नलाइजेशन। ठीक है, यानी जब हम अन अनकोऑर्डिनेशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेते हैं तो उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अलग घंटियों की आवाज़ आने पर कुत्ता लार टपकना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उद्दीपन सामान्यीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स विलोपन के बारे में। विलोपन किस प्रकार से नियम दिया, तो विलोपन का मतलब होता है आपका एक्सटेंशन, यानी कि अगर कंडीशन स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। जैसे कि घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ता की लात आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा नियम आपका हो गया। अब हो गया हमारा तीसरा विभेद, यानी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन विभेद में क्या कहा कि इनमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कि बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटे की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। ठीक है, इसमें विभेदीकरण करना कुत्ता क्या है कि सीख जाता है। तो ये हमारा हो गया विभेदीकरण। अगला हमारा हो गया बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अमेरिका के एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो वैज्ञानिक थे वो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इनका नाम था बीएफ स्किनर। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। तो बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपने प्रयोग पहले चूहे पर उसके बाद कबूतर पर किया। फ्रेंड्स पहले अपना जो प्रयोग किए थे बीएफ स्किनर, तो उसमें पहले किया था चूहा पर, फिर बाद में कबूतर पर। तो आगे देखते हैं, इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। उसे छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस प्रक्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसे खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो आपका किया था चूहा पे और बाद में कबूतर पे। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे ही पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की तीव्रता में प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है।
सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। ये रहा हमारा पुनर्बलन। ठीक है, जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है तो उन्हें हम लोग कहते हैं पुनर्बलन। ठीक है, जैसे कि पेपर पास करने पर पैटर्न द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि उद्दीपन प्रक्रिया बढ़ जाएगी। यानी अगर किसी को कहा जाए कि आपको जो है कि एग्ज़ाम पास करोगे तो आपको मोबाइल या कुछ दिया जाएगा, यानी आपको लालच दिया जाएगा, तो इस प्रकार को हम लोग कहेंगे पुनर्बलन। ठीक है, अगला हमारा आ गया पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। अगला पोजीशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, जैसे कि भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि, ये प्रथम पुनर्बलन हो गया। दूसरा हो गया नकारात्मक, जैसे कि दंड देना, मना करना, डांटना। ठीक है, तो हमारा हो गया दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। आगे की प्राणी को यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो क्रिया को दोहराता है। यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो क्रिया को क्या करेगा, नहीं दोहराएगा। ठीक है, यानी उसको प्लेसमेंट देंगे तो वो फिर से प्रक्रिया को नहीं दोहराएगा। अगर आपको सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो आपको प्रक्रिया को दोहराएगा। आपका अगला यहाँ रहा कि पुनर्बलन की अनुसूची 2 प्रकार की होती है। पहला जो फ्रेंड्स होती है हमारी सतत पुनर्बलन अनुसूची। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे कि प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। ठीक है, तो ये हमारा का सतत पुनर्बलन। एक होता है आंशिक पुनर्बलन। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। ठीक है, तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा हो गया, यहीं तक क्वेश्चन लास्ट था। ठीक है, तो हम लोग का पुनर्बलन का सिद्धांत भी पढ़ लिए, जिसमें हम लोग BF स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पढ़े थे आज। ठीक है, यानी कि हम लोग इतना वैज्ञानिकों का नाम पढ़े और इनके सिद्धांत भी पढ़े। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।